नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी अभी ये फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही और इस कड़ी में तज्ञा टीवी ने कुछ अपना अलग से प्रोग्राम बनाया। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम के रूप में इनकी कहानियों का वाचन किया जा रहा और इसका भार मुझे मिला है। मैं नील पतंग रेणु की कई कहानियों का हमने नाट्य मंचन किया, जिसमें एक संबदिया भी है। संबदिया मैं खुद में संबदिया की भूमिका भी की थी। ये रेणु स्मृति समारोह पूर्णिया में आयोजित था और मैं इस कड़ी में औराही हिंगना भी गया और लोगों से हमारी भेंट भी हुई। तो मैं इस कड़ी में आज मैं जो पाठ कर रहा हूँ ये संबदिया नाटक किया। संबदिया का पाठ भी आपने किया होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कहानी जो है वास्तव में कहने की चीज़। अगर आप कहानी कहते नहीं हैं तो फिर आनंद नहीं आता। तो सबसे पहले आप देखिए, हरगोविंद कहानी जो मैं शुरू कर रहा हूँ, हरगोविंद संबदिया का नाम था और इसका कहानी का शीर्षक है संबदिया। रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु और कथा पाठ मैं कर रहा हूँ। मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, अनिल पतंग। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संबदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए। संबदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक की खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांत उसने वातावरण को सुनकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, पड़ेवा पंछी तक न जाने। पांव लगी बड़ी बहुड़िया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुड़िया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। जहां दिन रात नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुड़िया अपने हाथ में सूप में अनाज लेकर झटक रही। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार चलाती थी, पालती थी। कहां गए वो दिन? हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों में जमीन पर दावे करके दखल किए। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुड़िया। कहां जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुड़िया की देह के जेवर खींच कर बंटवारे की लीला हुई। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से। द्रौपदी चीरहरण लीला, बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुड़िया। गांव की मुदियान बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते वक्त मुदियान की बात कर भी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मुदियान आंगन में से नहीं टलती, बड़ी बहुड़िया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मुदियान काकी, बाकी बकाया सुनने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियान तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहा, मुझों से निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी नहीं दी, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़ के खींच लूंगी।
हरगोविंद ने जीभ निकाल कर दिखाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मोदियान के उसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता था और वसूली के समय और जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियान लाल मोदियान बन गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी वो चिढ़ने लगी मोदियान। गांव में नाच वाले के नाम में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क चलेगा मोडियान, जाएगा मोडियान, हम तुमको काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोडियान बरबराती हुई गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छल छला हुई आंखें में डूब गया। कहिए क्या संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वो बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ सा खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियों भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों के साथ शहर से आएंगे, 10-15 दिन कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखेंगे। राक्षस है सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूट से 5 रुपये का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली के बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। समदिया अर्थात संवाद वाहक हरगोविंद सब क्या संवाद पहुंचाने का काम सभी तो नहीं कर सकते ना। आदमी भगवान के घर से संबदिया बनकर आता है। संवाद का प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला कामचोर पेटू आदमी ही समदिया का काम करता है, न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही वो नशे में आ जाए। जैसे मर्द को भी भला मर्द, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार लेके जा रहा। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों के संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी भी फिर उसके कानों में गूंजने लगी। पैया पारू दाढ़ी धारू भैया समदिया भैया रे,
हमरो संवाद ले ले जाहो रे संबदिया, हमारो संवाद ले ले जाहो रे संबदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद, बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे में बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीरपुर में सभी गाड़ियां रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कूढ़ कर कहा, थाना बीरपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने भाप लिया कि आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई थी वहां वह भी रोएगा। कटिहार पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत बदल गया। अब स्टेशन पर उतरकर किसी के पूछने की कोई जरूरत नहीं, गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपू से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बीरपुर खगड़िया और बरौनी जाने वाली गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है सचमुच सुराज हुआ। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार गाड़ी छूट गई उसकी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसके आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ के साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बीरपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। अब पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं जाएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। वह गांव में क्या है रह जाएगा, गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ सा खाकर गुजर करती है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ का समधी आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार तो ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान के दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद अपना परिचय दिया तो उसने पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान के दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। जब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लगी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपका आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक आध बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाओ। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवाओ, यहीं रहेगी। अब वहां क्या रह गया? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है।
टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली की है, सवांग नहीं है, एक बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। ये रसों का काट दी है। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर कैसे शहर आएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने का जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान कराया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बुढ़िया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ का साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया। अरे जवान आदमी हो, 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा अक्षर अक्षर। माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वो इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी सिसकती आंसू पोंछती रही। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संबंधिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद पहुंचाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बड़ी माता बोली, ऐसा जल्दी थी तो आए हैं क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा, मगर थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पुटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही खरीद सकेगा। यदि चौनी नकली हुई तो सीमापुर तक ही। बिना टिकट के वो एक स्टेशन भी नहीं जा सकता। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो वह न जाने क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नहिरा का सुख सपना भयो, अब देश पिया की डोलिया चली, माई रो मती यही करम गति। सूरदास चला गया। उसके मन में बैठी हुई फिर बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे की आवाज आ रही थी। बैरगाछी, कुसियार, जलालगढ़ जाने वाली गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना था, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल चल पड़ा। 10 कोस तक मानो बाय के झोंके पर रहा। कस्बा पहुंचकर उसके पेट भर पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा बासमती धान का चूड़ा, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं,
वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु यह क्या जवाब देगा, वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही है। मैं बैठी रात थकती रहूंगी, 15 कोस माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता। गांव का तार सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी तार के नीचे बड़ी हवेली के दलान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाओ ए समदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों के झुंड? तार का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? वहाँ वह रोशनी है या आँखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन की भोपा बोल रहा। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा हुआ बिछावन पर लेटा हुआ, सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो। हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अपनी ठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी। इस तरह समदिया कहानी का अंत होता है और हरगोविंद किस तरह भावुक हो उठता है। और एक समदिया जो गांव का के सामने भी गांव की प्रतिष्ठा ऊपर आ जाती है और वो अपना सही संवाद नहीं खा पाता है और बड़ी बहुरिया के हर सेवा करने को तैयार रहता है। इस पर आप भी मनन कीजिए, गुनिए। गांव की प्रतिष्ठा एक बड़ी चीज़ होती है, इसको समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।